चलिए जी, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण पूर्वक जी। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं निपात संज्ञा इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् पठामः। अयि अध्येतारः, इतः प्राग् भवद्भिः प्रगृह्य संज्ञा विषयक प्रकृति भाव इति विषये पठितम्। अतः परं निपात संज्ञा विषयकं प्रकृति भावं कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषयेपि भवान् पठिष्यति। अत्र भवतां स्वागतम्। निपात संज्ञा विधायकं सूत्रं विद्यते चादयो सत्त्वे इति सूत्रम् इति एकं सूत्रमस्ति। अग्रे एव लघु सिद्धांत कौमुद्यां निपात संज्ञा विधायकं द्वितीयं सूत्रं विद्यते प्रादयः इति। उभाभ्यां सूत्राभ्यां निपात संज्ञा विधीयते। अत्र आदौ प्रस्तुतम् इदं सूत्रं चादयो सत्त्वे इति सूत्रस्य व्याख्यानम् इदानीं प्रस्तूयते। मित्रों, आप सभी को यह पता हो कि निपात संज्ञा विधायक सूत्र आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी यहाँ पर दो इस प्रकरण में पढ़े गए हैं, जिसमें एक है चादयो सत्त्वे और दूसरा है आपका कौन सा सूत्र? प्रादयः। ठीक है, आज हम इन दोनों सूत्रों से निपात संज्ञा किसकी होती है पहले यह समझेंगे। उसके बाद उस निपात संज्ञा का क्या फल है। तो निपात संज्ञा का यह फल है कि उसकी प्रगृह्य संज्ञा और फिर उसका जो है प्रकृति भाव। चलो, ये सब आपको समझना है। निपात संज्ञा विधायक सूत्र है चादयो सत्त्वे। पहला सूत्र का छेद ऐसे करना है आपको, च आदयः असत्त्वे। अच्छा, सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो दिया है अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थाः, अद्रव्यार्थ अर्थात द्रव्य भिन्न अर्थाः चादयः निपाताः स्युः। तो यह अद्रव्यार्थ जो यह अर्थ है, ये किस पद का अर्थ है? तो कहा सूत्र में जो असत्त्वे पद है उसका अर्थ वृत्ति में किया है अद्रव्यार्थाः। अच्छा, तो जी बताइए असत्व क्या होता है? असत्व क्या होता है ये बताइए, क्योंकि असत्व का अर्थ अद्रव्यार्था किया है। तो असत्व का अर्थ बताएं पहले। तब कहा जी असत्व को समझने के लिए पहले आपको सत्व को समझना पड़ेगा, अर्थात अद्रव्य को समझने के लिए पहले आपको द्रव्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि एक नियम है, अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। अतः यहाँ पर हमने सबसे पहले सत्व समझा। सत्व क्या चीज है? कह रहे सत्वम द्रव्यम। ठीक है, सत्व द्रव्य को कहते हैं। और असत्वम अद्रव्यम। ठीक है, असत्व अद्रव्य को कहते हैं। पर ये होता क्या है? तो कहा किसको बताया जाए? कहा सत्वम या द्रव्यम दोनों एक ही चीज है, तो इसमें से किसी को भी बता दो तो हम उससे विपरीत असत्वम अर्थात अद्रव्यम को समझ लेंगे। ठीक है पंतोला जी? जी जी। हाँ, तो उसके लिए नीचे बताया गया। मित्रों, यहां से लेकर के ये इतना तक पाठ आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में उतना ही पाठ है जो ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है, यह अन्यत्र से लिया गया है।
तो अब उस सत्व को बतलाने के लिए, द्रव्य को बतलाने के लिए नीचे की इस पंक्ति में प्रयत्न किया गया है, और इससे भिन्न आप समझ लेना असत्व अर्थात अद्रव्य। तो क्या है, कह रहे हैं यत्र लिंगस्य संख्यायाः कारकस्य च प्रतीति भवेत् तद द्रव्यम। यत्र अर्थात जी जिस शब्द का उच्चारण करने के उपरांत जब अर्थ ग्रहण करने की बारी आए, तो अर्थ ग्रहण करने पर उस अर्थ में यत्र अर्थात यस्मिन अर्थे लिंगस्य संख्यायाः कारकस्य च प्रतीति भवेत्। जिस शब्द का उच्चारण करने पर है क्या हो, लिंग संख्या और कारक इनकी प्रतीति होती है, वो उसको कहते हैं द्रव्यम, तद द्रव्यम। ठीक है, उसको द्रव्य कहा जाएगा। तो द्रव्य की परिभाषा आप ही समझ लीजिए, यहाँ पर द्रव्य किसे कहते हैं, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य इसी प्रकार का है जहाँ पर लिंग संख्या कारक का अन्वय हो है, पर या फिर इन्होंने प्रतीति लिखा है, कहीं कहीं पर ऐसा भी पाठ है इसके टीकाकारों ने लिखा है लिंग संख्यानवित्वम द्रव्यत्वम, इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कहीं, तो आप उसकी चिंता नहीं करना। हमें इस प्रकार से भी पाया गया था, तो हमने कारकस से भी इसमें जोड़ दिया है। तो यह कहने का क्या मतलब है, आइए से समझते हैं मित्रों। वह द्रव्य होता है, द्रव्य, और इससे भिन्न अद्रव्य हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में? यस। अब जैसे एक शब्द है पशु, अच्छा एक चीज तो छोड़ी दी, रुक जाओ, इसको बाद में बताते हैं। एक चीज और आई थी इसमें, चादय, अद्रव्यार्था चादय। एक तो द्रव्य भिन्न अर्थ होना चाहिए उसका, और वो चादी गण में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो मतलब चादी गण में जो पढ़ा गया शब्द है वो अद्रव्यार्थ होना चाहिए, अर्थात द्रव्य अर्थ उसका नहीं होना चाहिए। द्रव्य किसे कहते हैं, जहां पर जिस अर्थ में लिंग संख्या और कारक की होती है वो द्रव्य। तो अर्थात यह जो सूत्र निपात संज्ञा करता है मित्रों, चादय, चादियों की निपात संज्ञा करता है। तो ये चादी है, च आदि, चादी का मतलब क्या है, च आदि शब्द हैं कुछ उनकी, तो ये च आदि है क्या। तो हमने एक मिनट यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है, ये देखिए आप, ये आप लघु सिद्धांत कौमुदी में अव्यय प्रकरण पढ़ोगे, ठीक है जी। तो एक लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे चल के जो गीता प्रेस वाली है उसकी ये पृष्ठ संख्या डली हुई है 74, वहां पर एक अव्यय प्रकरण है। मैं आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारे प्रकरण है, उसमें से एक अव्यय प्रकरण है। उस अव्यय प्रकरण में तो ध्यान से देखिएगा, वहां बहुत सारे शब्द ऐसे ऐसे पढ़े गए हैं लेकिन चादीगण का आरंभ होता है यहाँ से, च शब्द यहाँ, ठीक है। अच्छा, च शब्द यहाँ पर दिया हुआ, तो चादीगण का मतलब हो गया चहे आदि में जिसके ऐसा गण। तो च तो यहाँ हो गया, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे कि वाह, अह, एव, एवं, नूनम, ये सब अव्यय है, पर ये चादीगण में आए गए अव्यय हैं, ये सब ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, ये इतने ही नहीं है, और थोड़ा दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ये वाला थोड़ा लंबा है, आपको थोड़ा और दिखाते हैं। ये तो ये लाइन से नीचे तो अर्थ निर्देश है। अब दूसरे अगले पेज में देखो, यहाँ अव्यानी में कुछ चादी इधर पड़े गए हैं इधर, ठीक है जी जी। तो यहाँ पर अथो, अथ, ये सब चादीगण में पढ़े गए अव्यय हैं। सुष्ठु, सुष्ठु, और ये अ, आ, ई, उ, ये सब जो है इनके भी अर्थ हैं, अ, आ, ई, उ, इन सब के अर्थ हैं, है ना, चादीगण में पढ़े गए शब्द। यहाँ पर एक पशु शब्द पढ़ा गया है, ध्यान दीजिए। शुकम शब्द पढ़ा गया है जो हमने वहां पर उदाहरण में ले रखा है, और ये ई को भी हमने उदाहरण में ले रखा है, ठीक है ना जी जी। तो ये चादी गण है, और नीचे लिखा भी है देखो यहाँ पर कि चादी अप्याकृति गण, चादी भी आकृति गण है। तो यहाँ तक चादी है, ये मतलब ये आता तक पढ़े गए हैं, पर ये आकृति गण है और भी गृहीत हो सकती है। आकृति गण माने भाई साहब, आकृति गण का मतलब जिसका पाठ यहाँ पर नहीं है लेकिन उसमें कुछ चादी जैसा कार्य दिखाई दे। शास्त्रों में यदि कोई ऐसा शब्द है जिसमें निपात संज्ञा प्रयुक्त कार्य दिखाई दे, पर कदाचित वो शब्द नहीं पढ़ा गया, तब उसका पाठ यही समझ लेना आप उसे। जी जी जी,
ये होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे चादीगण क्या है, उसमें ये शब्द पढ़े गए हैं, ठीक है। और जी इन्हीं चादीगण में पठित की ही निपात संज्ञा करता है कौन सूत्र, चादयो ये सत्य। पर जी उसकी जी शर्त चाहते क्या हो। है, ध्यान दीजिएगा, उसकी शर्त ये है निपात संज्ञा करते वक्त कि वो अद्रव्यार्थ होने चाहिए। जो चादया हैं जो भी आपने देखे अद्रव्यार्थ होने चाहिए, द्रव्य भिन्न अर्थ में होंगे, तो इनकी क्या हो जाती है, निपात संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। जी तो चलिए देखिए, अब हम देखते हैं। देखो एक पशु शब्द आपको मैंने वहां पर टिक लगाया था, चादीगण में पढ़ा गया है। एक जी ई जी। आ, आ, ई ये भी चादीगण में पढ़ा गया शब्द है, ठीक है। हम्म। एक सोकम ये भी चादीगण में पढ़ा गया शब्द है। जी इन शब्दों के दो दो अर्थ हो सकते हैं। पशु का एक अर्थ हो सकता है सम्यक, आपको बताएं पंतोला जी। जी जी। पशु करोति का मतलब होगा सम्यक करोति, सम्यक करोति। ठीक है। जी एक अर्थ ये हो सकता है, और दूसरा अर्थ आपका ये वाला है ही। जी जी। इसमें आपको दूसरे अर्थ में क्या दिखाई दे रहा है, पशु कुछ कर रहा है। कुछ पशु हैं इसमें बहुत सारे, है ना। जी कुछ अब भी कर सकते हैं हम। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से ये जो दो अर्थ हैं, एक तो सम्यक अर्थ है पशु का, एक ये वाला अर्थ है जो आपके सामने पड़ा जानवर अर्थ, ठीक है। जी इन दोनों अर्थों में से लिंग, लिंग संख्या और कारक, इनकी प्रतीति अर्थात इनके साथ अन्वय कौन से अर्थ में हो सकता है, पहले में। दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। देखो आप जब सम्यक कहते हो तो आपको कोई लिंग की प्रतीति हुई क्या, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या फिर पुल्लिंग है, पहले वाले में। इसमें इस सम्यक अर्थ को कहने पर आपको स्त्रीलिंग, देखो ध्यान दीजिए, लिंग संख्या और कारक ये तीन चीज हैं। तीन चीज की प्रतीति आपको, ये जो तीन चीज है, इन तीन अर्थ, तीन की प्रतीति यहां होगी इस वाले अर्थ में। ध्यान दे रहे हैं, जी जी। क्यों होगी, क्या आप लिंग समझ सकते हो, क्या ये हाथी है या हथिनी है, शेर है या शेरनी है, जी ये लिंग पता कर सकते हो। अच्छा, इसमें संख्या भी आप पता कर सकते हो कि हाँ ये एक है या दो हैं या चार हैं, ये आप इस संख्या की भी प्रतीति हो सकती है, और कारक की भी प्रतीति हो जाएगी, क्या वो करण है, अधिकरण है या कर्ता कर्तृकारक है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन सम्यक इस अर्थ में आपको बताइए, सम्यक करोति, आपको संख्या पता चला कि लिंग पता चला या कारक पता चला सम्यक कहने से, नहीं, कुछ नहीं। सम्यक मतलब सही, सही इस अर्थ में आपको पता चल रहा है इसमें कहीं कि इसमें लिंग संख्या और कारक की प्रतीति हो रही है, नहीं नहीं। क्यों जी। पहले अर्थ में केवल अव्यय के समान प्रतीति हो रही है। हाँ वहां पर लिंग नहीं प्रतीत हो रहा है, ध्यान रखिए। पंतोला जी कहां चले गए, इसमें लिंग प्रतीत नहीं हो रहा पहले अर्थ में। सम्यक करोति, अब वो स्त्रीलिंग के लिए भी यही एक ही प्रयोग हो सकता है, नपुंसक के लिए भी हो सकता है, और तीनों लिंगों के लिए प्रयोग हो सकता है। मैं तो पशु और सम्यक दोनों में समझ रहा था इस बात को। नहीं नहीं नहीं, भाई आपको यही दूर करना इसलिए है। मैंने पहला बोल दिया था, मुझे लगा पशु, क्योंकि पशु में तो प्रतीति हो रही है। नहीं, इसके पशु के दो अर्थ हैं, सम्यक अर्थ में एक और अर्थ लिंग दो प्रतीत में नहीं हो सकता। अच्छा, जी, सम्यक जी, जी। करोति, तो सम्यक करोति में संख्या प्रतीत नहीं हो सकती कि एक सही कर रहा है कि दो सही कर रहा है। सम्यक करोति मतलब कर रहा है, सम्यक सही कर रहा है बस जी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, लिंग संख्या और कारक की प्रतीति कौन से अर्थ में हो रही है, दूसरे में। यस, इस अर्थ में हो रही है। तो मित्रों यह तो हो गया, यत्र लिंग संख्या कारक से प्रतीति भवे तद द्रव्यम, ये तो द्रव्य है, ये तो द्रव्य अर्थ है। अच्छा, और लेकिन ये सूत्र तो द्रव्य अर्थ में करता नहीं है, ये सूत्र क्या कहता है, अद्रव्यार्थश्चादयः कहता है कि द्रव्य भिन्न अर्थ में होने चाहिए ये चादी।
ठीक है ना। जी द्रव्य जी। भिन्न अर्थ में ये चादी होने चाहिए। अच्छा, तो द्रव्य भिन्न अर्थ कौन सा है इनमें से? कि द्रव्य पहला भिन्न वाला। अर्थ बैठेगा ये वाला, समझ गए? जी जी ये वाला अर्थ जो है द्रव्य भिन्न अर्थ है। क्यों? यहाँ ना तो लिंग अन्वित हो सकता है, न संख्या और न कारक, तीनों की प्रतीति नहीं हो सकती इस अर्थ में। जी अतः मित्रों क्या होगा, पशु शब्द यदि सम्यक अर्थ को कह रहा है तब ये अद्रव्यार्था है। अद्रव्य अर्थात द्रव्य भिन्न अर्थ को कह रहा है और ये चादी है। अतः अद्रव्यार्थ चादी हुआ आपका पशु शब्द, यदि वो सम्यक अर्थ को कहता है तो इसी अर्थ में इसकी क्या हो जाएगी, निपाता स्यु, निपात संज्ञा हो जाएगी। बात आई ना समझ में? जी 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 तो द्रव्य भिन्न अर्थ में चादियों की निपात संज्ञा होती है। देखो तो इस अर्थ में निपात संज्ञा हो जाएगी। यहां तो द्रव्य है, अतः यहां पर निपात संज्ञा नहीं होगी इस वाले अर्थ में, दूसरे वाले में। ठीक है, जी चलिए एक दूसरा फिर आपके सामने है। एक दूसरा निपात है मित्रों, चादीगण में पढ़ा गया ई, जो हमने अभी आपको दिखाया था, आई वाटिक भी लगाया था गोल। हाँ उसके दो अर्थ हैं। एक तो संबोधन अर्थ है। संबोधन मतलब ई, शायद ये पहले संबोधन चलते होंगे, आजकल तो संबोधन कुछ ए ओ अरे भो यही आपको दिखाई देते हैं मित्रों, पर पहले आ ई उ ये सब संबोधन में भी चलते थे, शायद किसी प्रदेश में चलते भी हों, है ना? जी 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 चलते हैं। हाँ निश्चित चलते होंगे, क्योंकि पाणिनि का तो व्याकरण एक देश के लिए नहीं है, वो तो एक प्रदेश विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो तो अखंड भारत ये में ई क्या पद माता के लिए आता है है? आचार्य जी। जी ये ई पद जो है संबोधन में या माता के लिए प्रयोग होता है हमारे अच्छा, क्षेत्रों में भी। हाँ अलग अलग भी हो सकता है, कहीं एक अर्थ में नियत हो सकता है, कहीं अधिक भी हो सकता है, खैर कोई बात नहीं। तो माता देखो मतलब माँ अपनी हाँ, माँ जी देवी जी अब वाले देखिए जी। बिल्कुल ये संबोधन वाला है, बस ये कहने का तात्पर्य है। अब आप सुनिए आगे की कथा। अब ई चादीगढ़ में पढ़ा गया है, ये एक अव्यय है, ये चादीगढ़ में पढ़ा गया। ठीक है, अच्छा उसके दो अर्थ हैं, एक तो संबोधन अर्थ है और एक ई का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। ठीक है, अब जी आप एक बताइए जी कौन से अर्थ में लिंग संख्या और कारक की प्रतीति होगी? वो तो द्रव्य होगा। सेकंड वाले में। इस वाले में तो लिंग संख्या कारक की प्रतीति होगी। यहाँ के ये स्त्रीलिंग है, ये लक्ष्मी है, और कारक या कर्तृकारक ये सब पता चलेगा। ठीक है, जी पर जी संबोधन में ना तो लिंग संख्या कारक तीनों की प्रतीति नहीं होनी, जब है संबोधन मात्र है, बस बुलाना मात्र है, बस ई। तो संबोधन ई किसी के लिए भी हो सकता है, संबोधन मात्र ये नहीं केवल स्त्रीलिंग के लिए हो। संबोधन तो ई संबोधन तीनों लिंगों में से किसी के लिए प्रयुक्त हो सकता है, तो वहां लिंग प्रतीत नहीं है, संख्या नहीं है और कारक प्रतीत नहीं है। तो संबोधन अर्थ में ही इसका क्या होगा, लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होगी, अर्थात ये अद्रव्य अर्थ है। अद्रव्य अर्थ होने से ई जो है चादीगण में पढ़ा गया है, तो इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, एक अर्थ है सुकम, सुकम अर्थ नहीं, सॉरी सुकम शब्द है, चादीगण में पढ़ा गया, अभी आपको दिखाया था। तो सुकम है ना, वैसे सुकह तोता को कहते हैं, जी और जी एक सुकम जो अव्यय है, एक उस सुकम जो है शीघ्रता अर्थ में है, एक अव्यय है। ठीक है, अब क्या है देखिए, इसमें से लिंग संख्या और कारक की प्रतीति कौन से अर्थ में होगी सूर्यकांत जी? सेकंड वाले में। सेकंड वाले अर्थ में होगी। वहां लिंग पता चलेगा कि तोता है कि तोती है, जी संख्या पता चलेगी कि एक है, इसमें है एकत्व तो बहुत तो पता चलेगा। जी जी और कारक की प्रतीति होगी, इसमें एक कर्तृकारक है या कर्म कारक जी है जी या संप्रदान है, इत्यादि कारकों की इसमें प्रतीति होगी। अतः ये तो हो गया द्रव्य अर्थ और ये हो गया अद्रव्य अर्थ। तो क्या होता है मित्रों, जब अद्रव्य अर्थ होता है तो मतलब इन शब्दों का यदि यह अर्थ है, द्रव्य भिन्न अर्थ है, अद्रव्य अर्थ है, तभी इनकी निपात संज्ञा होती है। यह इनकी कंडीशन है मित्रों, आपने जो समझी निपात संज्ञा। जी तो ये एक निपात संज्ञक सूत्र को आपने समझा, वैसे ढंग से समझ पाए होगे मुझे लगता है। जी यह जी बहुत आपकी, अच्छे से। हाँ यह आपकी पुस्तक, यह बड़ी अद्भुत संज्ञा है, बड़े तरीके से इसमें बहुत सारा बात बतानी पड़ती है, ऐसी ऐसी चीज आ गई है, पर मुझे लगता है कि यह आपके लिए समझना बहुत सरल हुआ होगा इसके माध्यम से।
अब आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो आसानी से सब चीज को समझ पाएंगे मित्रों। अब हम एक निपात संज्ञा पढ़ ली, अब हम दूसरी निपात संज्ञा की तरफ रुख करते हैं। दूसरा निपात संज्ञा करने वाला आपका सूत्र है प्रादयः, है ना? जी प्रादयः में क्या है, ये देखिए। प्रादयः में दिया आपका कि एतेपि तथा। देखो आपकी कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ इतना ही लिखा है इसके नीचे, एतेपि तथा। जी। एतेपि तथा का क्या मतलब है कि एते, एते मतलब प्रादयः, एते बहुवचन है ना, तो एते मतलब प्रादयः, अपि तथा मतलब प्रादयः भी वैसे ही होते हैं। मतलब क्या होते हैं तो कहने का मतलब है अभी जो प्रकरण चल रहा है उसी के विषय में है। तो क्या होते हैं प्रादि एतेपि तथा, अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपात संज्ञाः स्युः। अद्रव्यार्थ जो प्रादि हैं वो निपात संज्ञक होते हैं। अर्थ लग गया ना? जी। हमने यह जो अर्थ लिखा है नीले अक्षरों में, यह आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, पर वह क्या अर्थ बनेगा, है ना, वो संपूर्ण अर्थ को लिखा है। क्योंकि लघु कौमुदी का तो बार बार एक ही चीज को नहीं लिखेंगे, वो तो समय एतेपि तथा से ही काम चला देंगे। पर आपके लिए थोड़ा अधिक व्याख्यान की जरूरत होगी, एतेपि तथा का मतलब क्या है। ठीक है, तो यथा हमने आपके सरलता के लिए इसको यहाँ जोड़ दिया है। अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपात संज्ञासु। अद्रव्यार्थाः, जैसे आपने अद्रव्य अर्थ वाले चादियों में निपात संज्ञा की थी, ऐसे ही अद्रव्यार्थ प्रादियों की निपात संज्ञा करनी है आपको। ठीक है जी। यहां पर मैंने उस प्रस्तुति को नहीं बनाया है। अच्छा, प्रादि क्या है बताइए सूर्यकांत जी, आपसे प्रश्न है। जैसे चादी तो हमने आपको बता दी है, लेकिन प्रादि हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये स्मरण आ रहा है प्रादि क्या है? उनको उपसर्ग ना कहिए, वो क्रिया के साथ योग होने पर उपसर्ग कहना। भूवादेव धातु है। भूवादेव धातु में उधर पड़े गए हैं। क्यों सूर्यकांत जी को ध्यान आया? जी अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं मैं, उस समय नहीं था। अरे पहुंचे उपसर्गा नहीं क्रिया है, योगी पढ़ने वाला हूं। एक बार आपको दिखाते हैं। जी। हाँ, अब आपको थोड़ा उसे दिखा भी देते हैं। कहाँ था ये? देखो ये वाली स्लाइड थी, वो एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है जी जी। तो ये देखिए यहाँ पर अद्रव्यार्थाः प्रादयः मतलब एतेपि तथा मतलब अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि भी निपात संज्ञक होंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पर एक शब्द देखिए, आपको मैं थोड़ा बताता हूं। एक यहाँ पर वी पढ़ा गया है, एक ये तो अव्यय तो है, ये तो सॉरी ये क्या है, प्रादि है। ठीक है वी के दो अर्थ होते हैं। वी का एक अर्थ होता है विशेष। जी। ठीक है, एक निपातों का तुम अर्थ बता रहे हैं, और एक वी का दूसरा अर्थ होता है पक्षी। अब आपको ये बताना है, वी का अर्थ एक पक्षी भी होता है। अब आपको ये बताना है कि कौन से अर्थ में, अर्थात ये द्रव्य भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और कौन सा अर्थ इसका द्रव्य वाला अर्थ है, विशेष द्रव्य वाला पक्षी है। हाँ, जिसमें लिंग संख्या का कारक, लिंग संख्या कारक का अन्वय हो सकता है वो तो है आपका पक्षी। तो ये तो द्रव्य अर्थ हो गया। इस अर्थ में तो निपात संज्ञा नहीं होती है, अद्रव्य अर्थ में निपात संज्ञा होती है। मतलब वी का अर्थ जब विशेष इत्यादि रहेगा है जी। तो ऐसे ही हर एक इस प्रादि के विषय में है, तो विशेष अर्थ में वी निपात संज्ञक हो जाएगा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया के योग में जो प्रादि हैं, सॉरी क्रिया का मत कहो, ये कहो द्रव्य भिन्न अर्थ में है, ये क्रिया तो यहाँ का द्रव्य भिन्न अर्थ में प्रादि भी निपात संज्ञक होते हैं। तो मित्रों इनकी भी निपात संज्ञा हो जाएगी, पर शर्त एक ही है कि इनका अर्थ द्रव्य भिन्न होना चाहिए, मतलब द्रव्य नहीं होना चाहिए। द्रव्य क्या होता है वो आप समझ ही गए हो। ठीक है जी जी जी। अब ये समझने के बाद अब आपको बताते हैं कि कहां पर, तो समझ रहे हैं इनका प्रयोग कहां कहां आना है, इनका थोड़ा प्रयोग भी आपको समझा देते हैं। इनका प्रयोग आप समझिएगा। आपने निपात संज्ञा समझ ली, चादियों की निपात संज्ञा किस कंडीशन पे होगी वो समझ लिया, प्रादियों की किस कंडीशन में निपात संज्ञा होगी वो समझ लिया। अब निपात संज्ञा का फल क्या है,
ठीक है। तो कह रहे हैं जिनकी निपात संज्ञा होगी चादेव सत्वे के द्वारा या फिर प्रादेह के द्वारा, उन निपात संज्ञकों की एक दूसरी संज्ञा करनी है। देखो संज्ञा की संज्ञा कर रहे हैं। कौन सूत्र है? निपात एका जनांग। इस सूत्र के द्वारा क्या कर रहे हैं? संज्ञा की संज्ञा कर रहे हैं, अर्थात निपात संज्ञा की प्रगृह्य संज्ञा कर रहे हैं। चादी और प्रादियों की जिस कंडीशन में यह होती है आपकी निपात संज्ञा, उस निपात संज्ञा की अब प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो क्या क्या है इस निपात एका जनांग का अर्थ? सूत्र का छेद देख लीजिए। निपात एक अच एकाच और अनांग, न आंग इति अनांग। ओके, चलिए सूत्र का अर्थ क्या है कि एकोच निपात आंग वरजः प्रगृह्यस्य। सूत्र का अर्थ ये है, कहा एकोच निपात। एकोच निपात का मतलब है एक अच रूप जो निपात। एक अच रूप निपात का मतलब है उसमें वह जो है एक अच ही होना चाहिए, ऐसा निपात संज्ञक हो। अच्छा, ठीक है जी। ऐसा वो निपात संज्ञक हो, और वो आंग को छोड़कर, पर वो आंग नहीं होना चाहिए क्योंकि आंग भी एक अच रूप निपात है, तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, आपका निपात संज्ञकों में क्या है मित्रों? दो तरीके की स्थिति है। जहां चादियों में कुछ तो ऐसे है जो एक अच रूप निपात हैं और कुछ नहीं है जी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं। एक अच रूप निपात का मतलब क्या है कि जिसमें अकेला ही केवल एक ही अच हो। जैसे ई था। जैसे ई था, ऊ था, है ना? जी। और एक था उसमें आई, ये तो सब एक अच रूप निपात थे। जी जी। और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें अच तो है लेकिन वो एक अच रूप निपात नहीं है। जैसे देखो यहां पर आपको दिखाएं थोड़ा। चादी हुए च से स्टार्ट, ठीक है। अब च वा अह ये सब इनमें एक एक अच तो है, पर ये एक अच रूप निपात नहीं है। अर्थात ये इसमें एक अच के साथ साथ एक दूसरा हल अक्षर भी बैठा हुआ है। जैसे च में बैठा है, वा में बैठा है, एक अच के साथ दूसरा हल भी बैठा है। पर हमें यह क्या करना है? ऐसे का ग्रहण नहीं करना है। तो क्या करना है कि एक अच रूप निपात होना चाहिए, मतलब एक ही अच होना चाहिए टोटल कुल मिलाकर के। तो जी ऐसा एक अच तो इसमें कहां मिलेगा जिसकी ये प्रगृह्य संज्ञा कर रहे हैं कि एक अच मिल रहा है, एक अच रूप निपात मिलेंगे। थोड़ा इस लाइन को देखिए ध्यान से, आई यू ये वाले, जी जी, ये सब कैसे हैं? एक अच रूप निपात हैं, ठीक है जी। वो कहने का मतलब है जो यह आपकी यह जो प्रक्रिया संज्ञा होगी जिन निपातों की, वो एकच रूप निपातों की मात्र प्रक्रिया संज्ञा होगी। अर्थात और बाकियों की सबकी, और जो बाकी है इसमें इस गण में बहुत सारे शब्द हैं, उनकी निपात संज्ञा तो है लेकिन प्रक्रिया संज्ञा उन्हीं की है जो एकच रूप निपात हैं। वो आपके सामने है, वो यही है। क्लियर हो गई बात? जी जी जी। इनके साथ आंग भी है ना? आंग, यहाँ तो आ है, ये आंग वाला आ नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये दूसरा वाला आ है जो आ के साथ पढ़ा गया। आंग वाला आ आपको कहाँ मिलेगा उसको भी दिखाते हैं। चलो अब हम चलते हैं प्रादियों में। अभी जहां थे, क्योंकि दो जो निपात हैं, क्योंकि एक तो चादी वाले निपात हैं, एक प्रादि वाले निपात हैं। दोनों ही जगह पर क्या होती है? एक अच रूप निपात की क्या होती है? प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो एक अच रूप निपात अभी हमने आपको चादी में दिखाए थे, अब आपको यहाँ की दिखाते हैं। यहां पर एक अच रूप निपात है, उसकी प्रक्रिया संज्ञा करनी है। तो एक अच रूप निपात क्या है? यहां पर मित्रों ये आंग में न चला जाता है, ये ध्यान रखना। न को डिलीट कर देना, इसकी संज्ञा हो जाती है। अब यहां केवल आंग का क्या बचता है? आ। तो यह जो आ है यही बस एक अच रूप निपात है प्रादियों में, और कोई नहीं मिलेगा आपको। देख लो ध्यान से जी जी। और कोई नहीं मिलेगा। और सब में तो क्या है कि हल वर्ण के साथ और बैठा हुआ है अच जी। स्वतंत्र रूप से आ नहीं बैठा हुआ है, ठीक है जी। आचार्य जी, उद है, उसमें भी दकार की इत संज्ञा हो के वो उसका लोप नहीं होगा? किसमें? उद में हाँ नहीं, ये तो पूरा बचता है। ये तो उद तो पूरा रहता है। अच्छा। उसमें द नहीं होगी ना?
हाँ, उसमें द बचता है, उसकी संज्ञा नहीं होती। आंग में बस गा की संज्ञा होती है, बता दें। तो इसका मतलब टोटल ये निकलेगा मित्रों कि जो ये प्रादि वाले निपात हैं, इसमें प्रगृह्य संज्ञा होगी जो, वो आंग की होगी, मतलब ना को हटा करके। ठीक है जी। गुरु जी, सम में भी एक कुछ है ना? सम में कहा है वो? तो देखो सा सा भी है, है। सा है। एक अच का मतलब है एक अच हो जिसमें, ऐसा अर्थ नहीं करना है। एक अच रूप मतलब एक अच होना चाहिए वो, टोटल हल्के साथ नहीं होना चाहिए उसमें अच, केवल अच हो, केवल अच। केवल अच होना चाहिए वो टोटल। तो इसका मतलब ये निकलेगा प्रादियों में तो जो है, प्रादियों में जो निपात संज्ञा है उसमें तो ये आ मतलब आंग का आ, इसकी हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। जी ठीक है। जी और चादियों में आपने समझ लिए थे वो अ आ ई उ ऊ, उनकी जी निपात संज्ञा हो जाएगी। बात आ जी गई समझ में? जी तो जी मतलब उन निपातों की प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। अब आप आइए इधर। अब इतना समझाने के बाद अब यहां समझिए। एक अच निपाता मतलब एकोच निपाता, एक अच रूप निपात होना चाहिए। अच्छा, पर आंग को छोड़कर ये कहता है, मतलब आंग भी तो एक अच रूप निपात था, भी आपने जाना। जी पर कह रहे हैं जी आंग को छोड़कर, आंग को छोड़ देना। ठीक है, तो उनकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। उनकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य प्रगृह्य संज्ञा। संज्ञा हो जाएगी। मतलब प्रादि से कोई भी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि ये प्रादयः में से कोई भी प्रगृह्य संज्ञक होगा नहीं अब। जी जी। आंग की भी नहीं होगी अब तो प्रादियों की निपात संज्ञा करने का तो कुछ और प्रयोजन है, जी। लेकिन प्रादियों की प्रगृह्य संज्ञा करने का प्रयोजन नहीं है कुछ भी। बात आ रही है समझ में? जी। तो इसका मतलब ये निकलेगा चादी वाले जो निपात हैं एक रूप, उन्हीं की प्रगृह्य संज्ञा होगी, क्योंकि इसने आंग वर्जह कह दिया। बात आ गई समझ में? जी। चलो अब कहा उदाहरण बताइए कि जैसे देखो ई इंद्र, ई इंद्र संबोधन किया जा रहा है। ई इंद्र, अरे ये इंद्र है क्या है? उ उमेश, तो यहां पर देखिए एक अच रूप निपात है ई, जी यहां पर एक अच रूप निपात है उ, जो चादीगण में पढ़ा गया है, ये निपात जी संज्ञक है। जी। इनकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। पहले तो इन निपातों की प्रगृह्य संज्ञा कर लेना, मतलब जो निपात संज्ञा है ऑलरेडी उसकी एक और दूसरा नाम दे देना, क्योंकि निपात संज्ञा के कार्य तो और भी हैं तमाम जो कहे जाएंगे, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा के जो कार्य हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं। तो प्रगृह्य संज्ञा का कार्य क्या है? कि प्रकृति भाव करना। क्या जी। है? प्रकृति भाव प्रकृति करना, भाव क्योंकि करना। आपने प्रकृति पढ़ भाव लिया करना। प्रक्रिया नित्यम सूत्र को, हमने बताया था, उसको हमेशा स्मरण रखना। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक शब्द से यदि क्या परे होता है अच, तो प्रकृति भाव हो जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हो ई प्लस इंद्र, ठीक है, ई प्लस इंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस ई से ये अच परे है तो प्रकृति भाव कर देना। जी। यहाँ पर श्रवण दीर्घ प्राप्त था, प्रकृति भाव हो जाएगा। उमेश, यहाँ पर भी क्या कर देना? प्रगृह्य संज्ञा और फिर प्रकृति भाव, प्रगृह्य संज्ञक निमित्तक प्रकृति भाव। ठीक है, तो ये दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। यदि इनकी ये न की जाती, इनकी निपात संज्ञा और फिर उनकी प्रक्रिया संज्ञा, तो यहां भी क्या हो जाता? सवर्ण दीर्घ हो जाता, जो कि अनिष्ट था। अतः इन जगह पर क्या होता है मित्रों? आपका ये प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्रकृति भाव होता है, सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो आपने ई इंद्र उ उमेशा सुना। आगे की जो कहानी है वाक्य स्मरण एवं रंगित वाली, आगे की कहानी को कल कहेंगे। आज इतना ही समझिएगा, इसे ग्रहण करके रखिएगा अपने हृदय में। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मनीष जी। गुरुदेव प्रणाम। जी हर हर महादेव। गुरुदेव जी, चाली में हमने पशु ई और एक शब्द और पढ़ा था, इसके जैसे दो अर्थ बताया आपने, तो इसका हम कैसे पता लगेगा इस शब्द के दो अर्थ होते हैं? हाँ, अर्थ कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छे। अर्थ का पता कैसे चलता है? प्रकरण के द्वारा, कि वहां जो प्रसंग किस चीज का चल रहा है, प्रसंगानुसार अर्थ किया जाता है। जैसे आपको पता ही है सैंधवम आना है, यथा सैंधव। सैंधवम में क्या चीज है? कि सैंधवम सिंधु से जो उत्पन्न है उसे सैंधवम कहा जाता है। तो सिंधु से तो नमक भी उत्पन्न होता है, उसको भी सैंधव कह सकते हैं।
और सिंधु से ही जो है ये घोड़ा उच्चैःस्रवः घोड़ा था, शुरुआती सबसे फर्स्ट घोड़ा, वो भी सिंधु से ही निकला था समुद्र मंथन के बाद। तो सैंधव दोनों के लिए प्रयुक्त है। अब ये कहीं वाक्य आ गया कि सैंधवम आने, तो ये युद्ध का यदि प्रकरण चल रहा है और कहा कि सैंधवम आने, तो आप उसे नमक ला के थोड़ी ना दोगे, वो नमक का क्या करेगा, वो तो घोड़ा चाहिए जिससे दौड़ के घोड़े से युद्ध में मारे सबको। और जब वो भोजन कर रहा है तब वो सैंधवम आने, तब घोड़ा नहीं लाना, तब उसे नमक लाना है। तो अर्थ, यह प्रकरण पर अर्थ, अर्थात वहां क्या संदर्भ प्रसंग चल रहे हैं उसके अनुसार शब्दों का अर्थ किया जाता है। उससे आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा है तो ये अर्थ होगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु यहाँ पर तो उसकी नमक की होगी ना, वो निपात संज्ञा नमक की। कौन बोल रहे हैं? हेलो प्रदीप बिरथरे। रेखा नेगी जी। अरे बिरथरे जी, आपको बीच में नहीं बोलना है, अनुशासन भूल गए हो क्या? जी गुरु जी क्षम्यताम। जाएगा तब आपको बोलना है, ठीक है गुरु जी क्षम्यताम क्षम्यताम। पहले पूरा होने देना है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, है ना? निर्मल जी आपका शायद प्रश्न पूरा हो गया होगा, आगे अब अगला नाम लीजिए, प्रश्न करिए। रेखा नेगी जी। आचार्य जी प्रणाम। जी हर हर महादेव। मैं कह रही थी ना, ये प्रकृति भाव और ये प्रगही संज्ञा जो आपने निपात संज्ञा बताई है, मुझे समझ में नहीं आया, कि एक बार उदाहरण से लाइव बोल्ड में बता देंगे? उदाहरण से ब्लैक बोर्ड क्या, हमने तो ये पूरा अच्छे तरीके से ही समझा हुआ था। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्रश्न पूछिए, क्लास आपको देखनी है, दोबारा रिपीट क्लास देखिए, उसके बाद समझ में आए तो बताना। आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि आपको व्याख्यान से समझ में नहीं आया तो शायद आपको प्रश्न उत्तर से समझ में आए। ये जो प्रगही संज्ञा बताई आपने, जी 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 जी, निपात संज्ञा क्या होती है उदाहरण में ये समझ में नहीं आया। नाम, निपात संज्ञा क्या होती है? जब मैं संज्ञा कहता हूं तो किसी का नाम, जैसे आपका नाम रेखा है, रेखा मतलब क्या, मतलब आप। इसी प्रकार से जब मैं संज्ञा कहूं तो संज्ञा मतलब एक नाम, किसका नाम, तो वो आपको बता दिया कि यह जो निपात संज्ञा है ये चादियों की होगी, चादी आपको दिखा दिए थे, और निपात संज्ञा प्रादियों की होगी। तो वो चादी प्रादियों की जो निपात संज्ञा है, मतलब उनका एक नाम निपात भी होगा। वो किस कंडीशन पर होगा? द्रव्य भिन्न अर्थ में। द्रव्य, तो द्रव्य क्या होता है और द्रव्य भिन्न क्या होता है, ये दोनों चीजें भी इस व्याख्यान में आपको समझाई गई थी। जी जी, द्रव्य भिन्न जो अभी बताया आपने उदाहरण सहित, बिल्कुल, उसको बहुत ध्यान से आपको एक बार और देखिएगा और आप फिर प्रश्न करिए, तो आपको ये निश्चित समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रतिभा जी, प्रतिभा पांडे जी। गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी जो पिछली स्लाइड बताई थी उपसर्गाः क्रिया योगे, जी जी, उसमें एक उदाहरण था पराजयते। गुरु जी, ये जो जी धातु है वो नित्य परस्मयी पदी धातु है, तो ये पराजयते जब बनता है तो ये आत्मनेपदी रूप कैसे बनता है फिर? ये ऐसा पाणिनि जी का एक नियम है, पाणिनि जी का एक सूत्र है जो कि ये कहता है कि यह धातु जो जी धातु है यह परस्मयी पदी धातु है। पाणिनि जी के अनुसार इसका जयति जयतः जयंती यही रूप बनते हैं। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, ये श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में आया हुआ है। तो जयति प्रयोग इसका होता है, लेकिन इसका आत्मनेपद प्रयोग कैसे हो जाता है? तो कहा इससे यदि दो उपसर्ग लगे हों, वी और परा, तो सूत्र का है वी पराभ्याम जेहे, है वी और परा यदि उपसर्ग लगे हैं तो जी धातु से भी आत्मनेपद हो जाता है, दो ही कंडीशन पे। अतः यहाँ पर ये आत्मनेपद होता है। और भी आपके लिए एक बात और बताएं, किस धातु से एक जगह और आत्मनेपद देखा गया, जैसे सत्यमेव जयते, वहां पर तो न वी उपसर्ग है न परा उपसर्ग है, तो वहां जयते कैसे प्रयोग हो गया? तो कहते हैं वो तो गलत प्रयोग है, छंद सत्वात। नहीं, गलत नहीं कहना है, छंद सत्वात, वो छंद है, वेद वाणी है। तो वेद की जो वाणी है वहां जो कहा जा रहा है वो ऋषि अभिमत है, अतः वो शुद्ध है। पर वो पाणिनीय छांदोग्य उपनिषद में नहीं है बस। जी गुरु जी, वहां पर तो उपनिषद में भी यही दिया है, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। कहीं कहीं जयते भी दिया है, बहुत जगह पाठ। अच्छा अच्छा
अच्छा हाँ, जी गुरु दो प्रकार के पाठ उपलब्ध बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन नहीं पा रहे हैं, ये पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न लिख के पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आएगा आपको आत्मनेपद और परस्मैपद जब प्रकरण पढ़ेंगे कि कौन धातु, ऐसा नहीं कि जो धातु हमेशा आत्मनेपदी आत्मनेपद परस्मैपदी है, इसके लिए 2 प्रकरण और जानने पड़ते हैं। धातुओं की मूल अवस्था के अलावा वो कैसी है, इसके अलावा 2 प्रकरण और जानने पड़ेंगे, आत्मनेपद प्रकरण और परस्मैपद प्रकरण। कई बार अलग अर्थ होने पर भी ये चेंज हो जाता है। चलिए अगर हम लखनऊ में वो आगे पढ़ेंगे जी धन्यवाद। 6 महीने बाद उसको। जी जी अभिजीत जी, अभिजीत मसनाड़े जी। जी चादय या और कोई जो जैसे गण पाठ और धातु पाठ होते हैं, तो वो ज्ञात करना है या उसको कैसा अभी, यानी कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चादय है? अभी हमने आपको दिखा दिया था ना, इसीलिए आपको मालूम पड़े, इसीलिए हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि आपको याद नहीं है, इसलिए किताबों में लिखे आपने दिखाया। हाँ, तो जब प्रयोग करते हैं या तो इम्प्लीमेंट करना है या देखना है, तो एक बार किताब उठा के देख चादया ही है। हाँ, ये चादी है या नहीं, ये चेक करने के लिए किताब उठाओ, चेक करो, अच्छा है तो टिक कर लो कि हाँ है, नहीं है तो हटा देना। एक तरीका, आप याद नहीं कर सकते हो तब का ये तरीका है, और याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना? हाँ। वो धातु पाठ और वो गण पाठ अगर लिंक भेज देते तो ग्रुप में। धातु पाठ तो भेजा हुआ था हमने, गण पाठ और भेज देंगे। वैसे गण पाठ लघु सिद्धांत कौमुदी के पीछे जो है जगह जगह दिया हुआ है, गोविंदाचार्य जी ने दिया हुआ है उस टीका में, है ना। तो धातु पाठ तो हम भेज चुके हैं आपको, धातु पाठ तो है, गण पाठ भी भेज देंगे, कोई बात नहीं। जी श्याम सुंदर शर्मा जी, पुनः एक बार लिंक भेजो, मैंने देखा नहीं था। हाँ अच्छा ठीक है, मैं वापस भेज दूंगा, भेज देंगे, ढूंढ के भेज देंगे, चिंता नहीं करिए। जी श्याम सुंदर जी। चलो जी बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, हर हर महादेव। कहिए। ये ई इंद्रः और उ उमेशः, तो ई इंद्रा में ई का अद्रव्यार्थ अर्थ हो गया संबोधन, और द्रव्यार्थ अर्थ हो गया लक्ष्मी। जी जी, ऐसे ही ऊ का द्रव्यार्थ अर्थ और अद्रव्यार्थ अर्थ क्या होगा ये जानना था। विस्मय अद्रव्य अर्थ है ऊ का। अच्छा, ऊ का अद्रव्य अर्थ है विस्मय, ठीक है। अच्छा, विस्मय, विस्मय, हाँ विस्मय अर्थ है। और ऊ का आप कह रहे हैं द्रव्य अर्थ क्या होगा, है ना। हाँ जी जी जी। द्रव्य अर्थ जानने के लिए कार्य करना, इसका एकाक्षरी कोश है अमर कोश में, एक एक अक्षर के भी अर्थ होते हैं। जैसे आप जानते हो हम आकाश का बीज है, तो ह का अर्थ होता है आकाश। हाँ जी जी जी। और रम बन्ही का बीज है, तो र माने होता है अग्नि। जी 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 जी। एकाक्षरी कोश में देख लेना ऊ का क्या है, हमें अभी तत्काल स्मरण में नहीं आ रहा है, जी जी। कोश देख लेना एक बार। क्योंकि मैं यही सोच रहा था, क्योंकि जब ये कह रहे हैं एकोच निपात, एक ही अच होना चाहिए, तो अचो का अर्थ क्यों ना डबल डबल देख लिया जाए, अची के जब होना है उसमें तो अर्थ देख लेते हैं उनका क्या क्या होना है। लक्ष्मी बताया है ना, कहीं कहीं ई का अर्थ माया भी है, एक शब्द के और भी अर्थ हो सकते हैं, तो माया अर्थ में भी सेम चीज है। जी मेरे पास अमर कोश है, मैं देख लूंगा उसमें। वहां देख लेना, एकाक्षरी कोश में उपलब्ध हो जाएगा, वहां देख लीजिए, मेदिनी कोश में उपलब्ध है, ये सब है ना। जी 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 जी। नहीं मिले तो मैं बता ही दूंगा आपको, फिर चिंता नहीं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम भाई। जी चलिए, हो गए ना सबके प्रश्न फिर तो। जी वैखरी जी का भी हाथ उठा था, लेकिन अब शायद लोग, चलो शायद उनको समाधान मिल गया होगा। नहीं आचार्य जी, नमो नमः। ये यही प्रश्न था कि ये जो प्रादय यहाँ पे दिए हुए हैं, प्र परा अप सम अनु, तो इसका अर्थ अगर आप समूह में भी बता सकते हैं, जैसे अभी आपने सैंधव का उदाहरण देके बताया। जी जी। तो इन शब्दों के अर्थ कैसे पता चलेंगे? ओहो हाँ, ये कैसे पता चलेंगे, है ना। आपके पास यदि निरुक्त हो, अच्छा, तो निरुक्त में इनके अर्थ दिए हुए हैं। कई एमए वाली कक्षाओं में निरुक्त लगा होता है, उसमें इनके अर्थ दिए हुए हैं। दरअसल बात यह है ना कि निपातों के, यह जो निपात हैं चादी अथवा प्रादि, तो जो प्रादि निपात संज्ञक हैं वैयाकरण उनके अलग से अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन निरुक्तकार ने दे रखे हैं इस प्रकार तो अगर आप समूह में वो भेजे तो अच्छा। बिल्कुल, मैं ढूंढूंगा उस पुस्तक को, क्योंकि निरुक्त मेरे पास यहाँ पर नहीं है, शायद मुझे इंटरनेट पे। जी
प्रथम या द्वितीय अध्याय में ही है, ये शुरुआत में ही प्रथम अध्याय में है शायद, तो वहां इनके अर्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ अगर मिलता है तो, नहीं तो आप समूह में कृपया इसको भेज दीजिए। ढूंढ डाल के भेज देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिज्ञासा, धन्यवाद। अगला नाम लीजिए। अमर कुमार जी। हरिओम, नमो महोदय। जी नमो नमः। महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि जो आंग वर्ज्य परगिर संज्ञा जो है, तो इसमें परगिर संज्ञा महोदय कौन कौन सा वर्ण आएंगे इसमें, मतलब कि इसका जो आया हुआ है वही चादी वाले आएंगे। अब तो पता चल गया, आ यू वगैरह ये सब। और आंग वर्ज्य की जो व्याख्या है, अभी रुकिए, कल बताई जाएगी आपको। जी हाँ महोदय, आंग वर्ज्य की व्याख्या तो कल चलेगी, अभी आगे तक थोड़ा सा कल थोड़ा चलेगी, है ना। तो आंग वर्ज्य की व्याख्या कल बता देंगे और आपको। जी। और महोदय एक और था कि जो सभी जो उपसर्ग है वो सब निपात में आएंगे क्या? हाँ, यदि वो द्रव्य भिन्न अर्थ में है जी, तो उनके तो वह जो उनको प्रादि कहिए। देखो, प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा कर ली एक संज्ञा, उन प्रादियों की आपने निपात संज्ञा कर ली दूसरी संज्ञा। एक आदमी के कई नाम होते हैं ना लोक में, ऐसे ही जो जो संज्ञा होगी तत्त संज्ञा प्रयुक्त कार्य भी होगा वहां पर कुछ ना कुछ। जी। तो ऐसे हर एक संज्ञा का अलग अलग प्रयोजन है। ठीक है जी। धनंजय जी। धन्यवाद। जी महोदय, मेरा केवल ये प्रश्न है कि कभी आपसे फोन पर बात करना हो तो क्या समय उपयुक्त रहेगा? अच्छा, हाँ, मुझे आपको करना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। आपकी बहुत सारी ना उसकी, अरे वो तो व्यस्तता है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ और आगे की कोई बात करनी हो तो इसलिए समय पूछा मैंने आपसे। तो समय आपका बहुमूल्य है, इसलिए आप मुझे बस व्हाट्सएप से कह दिए कि हाँ, तो मैं लगभग दोपहर में आपसे बात कर लूंगा, लगभग 11 बजे बाद, 11 से 12 बजे। जी, धन्यवाद, आभार। हाँ। चलिए, तो श्याम हो गया जी का एक आखिरी है 10। नहीं, वो हो गया मेरा, मैं हाथ हटाना भूल गया था, हो गया मेरा। चलो, कोई बात नहीं। चलिए, समापन करते हैं। तो मित्रों, आप सबको इससे कक्षा से लाभ हो रहा होगा, क्योंकि हमने यह निपात संज्ञाएं प्रायः समझ में नहीं आती, संज्ञा को समझने में बहुत दिक्कत होती है। अतः हम जो सबसे ज्यादा हमें जो टाइम लगता है वो संज्ञा को समझाने में आपको लग रहा है। आप देख रहे होंगे, संज्ञा को लेकर के हमने बहुत सारी स्लाइडों को बनाया है, बहुत नवीनता पूर्वक। क्योंकि संज्ञा जब समझ लोगे कि हाँ, इस चीज की यह संज्ञा हो गई, तो कार्य समझना आसान हो जाता है। तो खैर, हम इसे समझते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे चलिए विदा लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः जी।